तो आज इस वीडियो में हम व्यंजन का तीसरा पार्ट, क्योंकि इससे पहले हमने व्यंजनों के प्रकार पर 2 वीडियो बना चुके हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम व्यंजन का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक का नाम है व्यंजन के प्रकार। क्या है? व्यंजन के। हम हिंदी को आसान भाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन कम नहीं पढ़ रहे, विस्तृत पढ़ रहे हैं, जिसके एग्जाम में जो भी प्रश्न आए वो छूटे ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हमने अगर थोड़ा सा लाइट पढ़ाया और पेपर में कुछ और क्वेश्चन आ गए तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई तुमने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। इसलिए मेरा मकसद होता है कि मैं हिंदी को विस्तृत पढ़ाऊं और आसान चीजों के साथ पढ़ाऊं, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न पेपर में ना छूटे। ये मेरी तरफ से कोशिश रहती है। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, आइए। तो व्यंजन के प्रकार के अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन। क्या पढ़ रहे हैं? ये मैंने आपके सामने व्यंजनों की एक लिस्ट भी आपके सामने रखी हुई है। ऊपर वाले वर्गीय व्यंजन है जो प वर्ग तक के हैं। इसके अलावा अंतस्थ और ऊष्म, यही व्यंजन है हमारे पास, और इन्हीं की संख्या कितनी होती है? 33 होती है ना। 25 और 4 29 और 4 33। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक। अगर कई किताबों में कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हो तो बिल्कुल भी ना माने, यही आंसर है, 33 व्यंजन होते। ठीक है। उच्चारण के आधार पर हम व्यंजनों का पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी डिवीजन करने का। उच्चारण के आधार पर हमने कहा था व्यंजन होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? जबकि पिछले वीडियो में हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ चुके हैं, स्पर्श संघर्षी पढ़ चुके हैं और नासिक्य व्यंजन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? नासिक्य व्यंजन। अब हमारे पास जो आता है वो है संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक, ताड़नजात और ऊष्म व्यंजन। दोबारा बोले मेरे साथ, संघर्षहीन, जोर से बोलो, प्रकंपित, पार्श्विक, ताड़नजात और ऊष्म व्यंजन। ठीक। हेडिंग क्या डालने वाले हम? संघर्षहीन व्यंजन। वैसे इससे सबसे पहले मुझे इनसे पहले भी ताड़नजात कराना था, क्योंकि इन्हीं में ताड़नजात का नंबर आता है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ताड़नजात करा देता हूँ, फिर बाकी लिस्ट पर आऊंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहीं पर ताड़नजात होते हैं। तो जरा सा सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं ताड़नजात से, बाकी फिर संघर्षहीन पे आएंगे। ठीक है, आइए। कौन है ताड़नजात? चौथा व्यंजन के प्रकारों को अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आधार है ताड़नजात व्यंजन। क्या है बेटा? ताड़नजात। ताड़नजात व्यंजनों को एक और नाम बोलते हैं बेटा, वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? जल्दी बताओ तो। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंका हुआ। सुनना जरा सा। अब इनमें आपको कहीं ताड़नजात नहीं दिखाई दे रहे। इन ताड़नजात व्यंजनों का एक और नाम कई किताबों में लिखा हुआ है द्विगुण व्यंजन। क्या लिखा हुआ? द्विगुण। ये 2 गुण धारण करने वाले व्यंजन होते हैं। तो कौन है वो ताड़नजात व्यंजन? देखो, ये आपको ये दिख रहे ड और ढ दिख रहे हैं, ये अभी सिंपल है या नहीं? अब अगर मैं इनको यहाँ पर या ताड़नजात के ही नीचे इन 2 व्यंजनों को लिखूं, अभी देखो ना, अभी ये सिंपल है। अगर मैं इनके नीचे ये लगा दूं और इनके नीचे ये लगा दूं, अब देख पा रही नहीं? मैंने क्या किया? बिंदु लगा दिया नीचे से। जब ड और ढ के नीचे 2 बिंदु लगा दिए जाते हैं तो वही व्यंजन ताड़नजात व्यंजन बन जाते हैं। कौन से व्यंजन बन जाते हैं? ताड़नजात को ही हम उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा झटके के साथ बाहर आई। क्या कहा मैंने? दोबारा बोलो। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो प्राणवायु है वो झटके के साथ बाहर आए, ऐसे व्यंजनों को हम ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ताड़नजात कौन कौन से व्यंजन है? र और ढ। क्या बोलेंगे? र और ढ। ठीक है। इनका आप जानते हैं, जैसे ये र है, इसका प्रयोग हम अगर करें तो हम कैसे करते हैं? षड्यंत्र। कैसे करते हैं? तो इसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं? बिंदु लगा देते हैं। ये होगा षड्यंत्र। ऐसा है या नहीं? जैसे इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे हम कहते हैं पढ़ना। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये ताड़नजात का प्रयोग हो गया है। बाद में ताड़नजातों के बारे में बताऊंगा ये क्या क्या चीजें काम आती है। फिलहाल नॉर्मल आप समझे। आपको ताड़नजात समझ में आ गया? परिभाषा बता दी, जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख से झटके के साथ बाहर आए उन्हें हम ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला आधार, 4 प्रकार हमने बता दिए। 5वां प्रकार के जो व्यंजन है उनका नाम है क्या था बेटा? संघर्षहीन। ओके। अब व्यंजन है संघर्षहीन व्यंजन। ये संघर्षहीन कौन सी व्यंजन है? किसे कहते हैं संघर्षहीन? जिनके उच्चारण में, सुनना थोड़ा सा, जिनके उच्चारण में प्राणवायु, क्या कहा मैंने? प्राणवायु बिना संघर्ष के, सुनना थोड़ा सा,
बिना संघर्ष के, यानी बिना प्रॉब्लम के, बिना किसी संघर्ष के, बिना संघर्ष के बाहर आती है, बाहर आती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? दोबारा सुनना, परिभाषा सुन लो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु बिना संघर्ष के मुख के बाहर आती है, मैं यहां लिख लेता हूं, बिना संघर्ष के मुख के बाहर आती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं बेटा? संघर्षहीन व्यंजन। और आपके पास संघर्षहीन व्यंजन दो व्यंजन है, एक है य, एक है व। क्या कहा मैंने? एक है य, एक है व। देखो कोई संघर्ष नहीं, जीभ उठ नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। अब बोलो य व, सीधे बाहर, ऐसा हो रहा है नहीं। इसलिए इसके अगर मैं उदाहरणों की बात करूं तो इसका उदाहरण है य व्यंजन और व व्यंजन। अब आगे बढ़ते हैं एक और व्यंजन के प्रकार में, क्योंकि पांचवा प्रकार हमने पढ़ दिया। छठा हमारे पास प्रकार है, वो है लुंठित व्यंजन। क्या नाम है? लिखा है मैंने लुंठित या प्रकंपित, लिखा है क्या? क्या लिखा है मैंने? उसी को लुंठित भी कहते हैं और उसी को प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन। अच्छा, कौन है ऐसे व्यंजन जिन्हें लुंठित या प्रकंपित कहा जा रहा है? ऐसे व्यंजन, सुनना जरा सा, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ, जीभ तालू से रगड़कर, से रगड़ खाकर, सुनना थोड़ा, तालू से रगड़ खाकर नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं बेटा? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उदाहरण दोबारा बोलो, सॉरी परिभाषा दोबारा बोलो। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ तालू से रगड़, तालू ये ऊपर, तालू से रगड़ खाकर नीचे गिरती है, ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। अब इसका उदाहरण है र। क्या है बेटा? र। अब र बोलो जरा, रस्सी बोलो, जीभ ऊपर ऐसे करके वाइब्रेट कर रही है। उदाहरण देखो, रस्सी बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं? राजा बोलो, र कैसे हो रहा है? र, ऐसे हो रहा है कि नहीं? ऐसे व्यंजनों को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर, ताल ऊपर ऐसे रस्सी की तरह रगड़ खाती है और फिर नीचे गिरती है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? लुंठित द्वारा। एक ही व्यंजन है लुंठित या प्रकंपित, जिसका उदाहरण क्या है बेटा? वो है र व्यंजन। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ अगला, अगला व्यंजन का उदाहरण। अगला 6 हो गए बेटा पूरे। अब आता है 7वां व्यंजन। अब 7वां व्यंजन क्या है? 7वां व्यंजन है हमारे पास बेटा पार्श्विक व्यंजन। क्या है बेटा? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। अच्छा, पार्श्विक किसे कहते हैं ये भी तो समझना पड़ेगा ना। पार्श्व का मतलब होता है किनारा, संस्कृत का शब्द है, और पार्श्व का मतलब क्या होता है बेटा? किनारा। अब सुनना इसकी परिभाषा सुनो ऐसे व्यंजनों की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, सुनना एक एक लाइन को समझना जरा सा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, जीभ मसूड़ों पर टच होती है, मसूड़ों पर टच होती है, टच मतलब चिपकती है या लगती है ना? मसूड़ों को छूती है लिखो, या मसूड़ों को स्पर्श करती है, शुद्ध हिंदी में लिखे तो मसूड़ों को स्पर्श करती है, और हवा और प्राणवायु, हवा बोलूंगा तो प्राणवायु जीभ के, जीभ के पार्श्व, पार्श्व, पार्श्व मतलब किनारों, पार्श्व का मतलब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? किनारों से बाहर निकलती है, से बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। किसे कहते हैं? सुनना, परिभाषा सुनो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मसूड़ों, मसूड़ा क्या? दांत के ऊपर, तालू के नीचे बीच का भाग, मसूड़ों को स्पर्श करती है और वहीं पर टच रहती है, और प्राणवायु जीभ के दोनों किनारे, इन दोनों किनारों से बाहर निकलती है, इन पार्श्वों से बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम, जोर से बोलो, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आई बात समझ में? पार्श्व माने किनारा। अब 2 है इसके पास, हमारे पास नहीं, सॉरी, एक हमारे पास व्यंजन है इसका उदाहरण, और इसका उदाहरण है लौ। क्या है?
अब आप लड्डू बोलो तो जीभ ऊपर ही रहेगी, रॉ वाले में प्रकंपित में रगड़ रही थी, इस वाले में ऊपर ही रहेगी, बाद में आएगी जब पूरा उच्चारण हो जाएगा। लड्डू बोलो, जीभ ऊपर लग रही है, लड्डू बोलो, लड्डू। लाला बोलो, जीभ ऊपर ऐसे टच हो रही ऊपर, और इन दोनों किनारों से हवा बाहर निकल रही होगी, ऐसा हो रहा है कि नहीं? लड्डू बोलो, लाला बोलो, और भी जो जो लौ से बनने वाले शब्द होते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि? तो आपके पास पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण कौन है बेटा? ला। आई बात समझ में? ठीक। हमने अंतस्थ व्यंजनों की बात करी, य और वह संघर्षहीन थे, रॉ प्रकंपित या लुंठित व्यंजन था, और लॉ जो था हमारे पास वो निकला पार्श्विक व्यंजन। क्या एक एक बात समझ में आई? ठीक। अब हमारे पास लास्ट और 8वें प्रकार का व्यंजन जो कि उच्चारण के आधार पर है, और उस व्यंजन का नाम है बेटा ऊष्म व्यंजन। क्या है बेटा? ऊष्म। क्या लिखा हुआ मैंने? ताड़नजात हो तो गया बेटा? ऊष्म संघर्षी लिखा होगा। क्या लिखा है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, मतलब हवा बाहर संघर्ष करते हुए निकलेगी। अब एक बात सुनना जरा, अगर मैं 2 हाथों को रगड़ता हूं, गर्मी पैदा होती? बोलो भाई। सर्दियों में देखा होगा, जब हमें गर्मी लगती है तो हम ऐसे, ठंड लगती है तो हम ऐसे करके रगड़ते हैं हाथों, गर्मी पैदा होती है। उसी तरीके से जब शरीर, जो फेफड़ों से प्राणवायु बाहर आ रही है और उसे रगड़ खाना पड़ रहा है अंदर तंत्रिकाओं के साथ, स्वर तंत्रिकाओं के साथ, तो वो गर्मी पैदा करेगी कि नहीं? बोलो भाई। यानी जिन व्यंजनों का भी, इसका पहले आपके पास ऊष्म संघर्षी का मैं आपको परिभाषा दिखा के दिखाता हूं। ऊष्म संघर्षी की परिभाषा क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में सुनना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु संघर्ष के साथ बाहर निकले और ऊष्मा, अब ऊष्मा को आप इंग्लिश में बोले तो गर्मी, हिंदी में नॉर्मल भाषा में बोले तो गर्मी, ऊष्मा पैदा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु संघर्ष के साथ बाहर निकले और ऊष्मा पैदा करे, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी। देखो बोला संघर्ष के साथ निकले और ऊष्मा पैदा करे, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है? अब इसका हमें प्रैक्टिकल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे थोड़े हवा में बोल दूं, तो मेरे साथ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। आपको यहाँ हाथ रखना है, ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के शौ है। ये जो पहला वाला शौ है इसे हम तालव्य शौ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तालव्य, तालु। इसके उच्चारण में जीभ तालु पर ऐसी चिपकनी चाहिए, इसे तालव्य शौ कहते हैं। इसे मूर्धन्य शौ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूर्धन्य मूर्धा। इसके उच्चारण में जीभ पीछे के लिए मुड़ जाएगी, जैसे ट वर्ण में मुड़ रही थी, इसलिए इसे मूर्धन्य शौ कहते हैं। और इसके उच्चारण में जीभ आपके दांत पर टच होनी चाहिए, इसलिए इसे दंत्य शौ कहते हैं। और ये ह है, ये कंठ ध्वनि है, गले से इसका उच्चारण होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब इसको वैसे उच्चारण को हाथ लगाओ, गर्मी पैदा करेगी, काफी हीट बाहर देगा। देखो शौ शौ सौ ह, देरी गर्मी। बोल के देखो ना, प्रैक्टिकल करो, क्या दिक्कत हो रही है तुमको? बुरुश करके आए हो तभी करो, पता चला अपनी बदबू से मर गए है ना? देखो शौ 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 ह, हीट पैदा कर रही है। और हीट कैसे कर रही पैदा? क्योंकि जीभ कभी मुड़ रही, कभी तालू पे टच हो रही, इस वजह से हवा को बाहर आने में संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए इन व्यंजनों को हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन है वो व्यंजन? ये वाले 4 व्यंजन ऊष्म संघर्षी। क्या मेरी बात समझ में आई? व्यंजनों के प्रकार के अंतर्गत मुख्यतः हमने 3 छोटे छोटे वीडियो 10-10, 12-12 मिनट के, उनमें हमने व्यंजनों को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्यंजनों में जो संयुक्त व्यंजन बच जाते हैं, जो व्यंजनों में नहीं आते, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ज्ञ को हम ज्यो बोलेंगे, क्यों कहेंगे हम पिछले वीडियो में बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम जो है आपको अयोगवाह समझाने वाले हैं, थोड़ा विदेशी ध्वनियों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन है जो विदेशी ध्वनियां हैं। और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसी वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी शब्दकोश, यानी हिंदी डिक्शनरी किस तरीके की होती है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं,
और ये पूरा का पूरा जो हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को हम समाप्त करेंगे, उसके बाद आपके लिए तुरंत चैनल पर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे हिंदी वर्णमाला का। बहुत बहुत धन्यवाद।